जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र में सभी चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और जो तमाम उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत ईवीएम की मशीनों में कैद हो चुकी है और 4 जून को पता चलेगा कि किसका नसीब खुलता है। लेकिन आम जनता के बीच एक क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है जानने की कि आखिर किसका पलड़ा भारी रहा, कौन जीत रहा है। और महाराष्ट्र में जो 2 गठबंधनों का टकराव हो रहा है, महाविकास आघाड़ी और महायुति का, उनमें से किसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में एनडीए को, जिसका कि छोटा स्वरूप महायुति कहा जाता है, उसको 41 सीटें मिली थी। साथ में एक निर्दलीय का समर्थन मिल गया था तो 42 सीटें हो गई थी, 48 में से 42। तो इस बार क्या होता है, इससे पहले कि मैं अपना आंकलन आपके सामने पेश करूं, एक डिस्क्लेमर रखना चाहता हूं। डिस्क्लेमर ये कि भारत के चुनाव नतीजे हमेशा आश्चर्यचकित करने के लिए जाने जाते रहे हैं। चुनाव नतीजा आने के पहले तमाम एक्सपर्ट, तमाम जानकार कयास लगाते हैं, अपनी भविष्यवाणियां करते हैं। कई ज्योतिष भी कूद पड़ते हैं, वो भी अपनी भविष्यवाणियां करते हैं। लेकिन कई बार या फिर कहें बार बार चुनाव नतीजे ऐसे आते हैं जो सभी को चौंका देते हैं, कईयों को झटका देते हैं। बड़े बड़े ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां गलत साबित होती हैं। हर चुनाव में हम देखते हैं कि कई ज्योतिष बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन उनकी भविष्यवाणियां गलत साबित होती हैं। और चुनाव पर रिसर्च करना, चुनाव को समझना, ये जिन व्यावसायिक लोगों का काम है वो भी अक्सर इस काम में नाकामयाब हो जाते हैं, चुनावी भविष्यवाणी करने में। अच्छे अच्छे सेफोलॉजिस्ट, स्टेशियोलॉजिस्ट जो अपनी रिपोर्ट्स जारी करते हैं, आकलन करते हैं, जब चुनाव नतीजे आते हैं तो वो भी गलत साबित हो जाते हैं। ऐसे में मैं जो भी आपको बताने जाऊंगा उसके पूरे चांसेस हैं कि वो भी गलत हों। मैं जो कुछ भी यहां पर बताने जा रहा हूं उसे मैं भविष्यवाणी नहीं कहूंगा, उसे मैं आकलन कहूंगा। यह आकलन मैं राज्य भर में जहां जहां पर मैं गया हूं, उन इलाकों में घूमकर जो भी मैंने देखा, वहां के जो अंडरकरंट्स महसूस किए और जिन लोगों से मैंने बात की, और जहां पर मैं नहीं गया वहां के लोगों से जिनसे मैंने बात की, तो उस आधार पर मैं यहां अपनी बात रख रहा हूं। काफी मुमकिन है कि मेरे आकलन गलत हों, लेकिन फिर भी कई लोगों के मुझे फोन आए, मैसेज आए और वो लोग समझना चाहते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में क्या होगा। तो मेरा अपना आकलन यह है कि महाराष्ट्र में जो महायुति है, जिसे पिछली बार 41 सीटें मिली थी, उसे इस बार 30 से 33 सीटें मिल सकती हैं। 7-8 सीटों का लॉस हो सकता है ये महायुति की। और महाविकास आघाड़ी, उसे 15 से 18 सीटें मिल सकती हैं। यानी कुल मिलाकर पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में महायुति को झटका लगने वाला है, उसे सीटों का नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं कुछ सीटों के बारे में, जहां पर बड़े चेहरे चुनाव में उतरे, उनके बारे में अपना अंदाजा दे देता हूं। कुछ सीटें हैं। सबसे बड़ी सीट जिस पर पूरी देश की नजर रहने वाली है 4 जून को, महाराष्ट्र की, वो है बारामती की सीट, जहां पर सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार की पार्टी से, अजीत पवार की एनसीपी से, अजीत पवार की पत्नी है, वो चुनाव में उतरी और उनका मुकाबला शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से है, जो शरद पवार वाली एनसीपी से उम्मीदवार थी। तो इस मुकाबले में मुझे लगता है कि सुनेत्रा पवार जीत जाएंगी। मैं बारामती में था, वहां पर जिस तरह के अंडरकरंट्स मैंने महसूस किए, जो लोगों से बातचीत की, तो सुनेत्रा पवार का पलड़ा भारी लग रहा है। हालांकि सुप्रिया सुले के खेमे को उम्मीद है कि जो सुप्रिया सुले का अनुभव रहा है, 3 बार से लगातार सांसद रहने का, इलाके के लोगों से जो कनेक्ट रहा है और शरद पवार के प्रति जो सहानुभूति रही है, उसका फायदा उन्हें मिल सकता है और वो जीत सकती हैं। अगली सीट की बात करते हैं, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट, कोंकण की सीट। कोंकण में मुख्यतः 2 ही सीटें हैं, तो उसमें से एक सीट है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, 2 जिलों को मिलाकर बनाई गई एक लोकसभा की सीट। यहां पर नारायण राणे का मुकाबला था विनायक राउत से, जो कि 2 बार से सांसद हैं, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी से। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि नारायण राणे जीत सकते हैं। हालांकि विनायक राउत, नारायण राणे के जो दोनों बेटे हैं, नितेश राणे और नीलेश राणे,
विनायक राउत की ओर से इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा था कि अगर नारायण राणे जीत जाते हैं तो उनके दोनों बेटों की दादागिरी काफी इलाके में बढ़ जाएगी और वो उत्पात मचाएंगे। लेकिन नारायण राणे ने भी काफी मेहनत की। अमित शाह उनके प्रचार के लिए आए, राज ठाकरे ने उनके लिए रैली की और एक वक्त में कोंकण इलाका नारायण राणे का घर माना जाता था, गढ़ माना जाता था। तो यहां से नारायण राणे का पलड़ा भारी है। अगली सीट की बात करते हैं, बीड़ की सीट। यहां किस्मत दांव पर लगी है पंकजा मुंडे की। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं, बीजेपी के दिवंगत दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। लगता है कि वो जीत जाएंगी, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से। उनके सामने बीजेपी ने मराठा नेता बजरंग सोनावने, एनसीपी ने, माफ कीजिए, शरद पवार वाली एनसीपी ने मराठा नेता बजरंग सोनावने को खड़ा किया था और जो मराठा आंदोलन की आग लगी थी उसका सबसे ज्यादा प्रभाव बीड़ में ही पड़ा था। और ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि पंकजा मुंडे का जीतना मुश्किल है और अभी भी कोई दावे से नहीं कह सकता कि यहां से कौन जीतेगा। लेकिन अगर पंकजा मुंडे, मुझे लगता है कि उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, अगर वो जीतती हैं तो बहुत ही कम मार्जिन से वो जीत पाएंगी। अगली सीट की बात करते हैं, औरंगाबाद की सीट। ये भी मराठवाड़ा की सीट है और औरंगाबाद की सीट पर सांसद थे इम्तियाज जलील, एआईएमआईएम के। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि इम्तियाज जलील हार जाएंगे और यहां से चंद्रकांत खैरे, जो कि करीब 2 दशकों तक यहां से सांसद थे, 2019 में हार गए, उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो फिर से एक बार जीत सकते हैं। उनके सामने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के संदीपान भुमरे खड़े किए गए, लेकिन बहुत लेट खड़े किए गए, उनको प्रचार का ज्यादा वक्त नहीं मिला। तो ऐसे में चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी बात यह कि इम्तियाज जलील को पिछली बार वंचित बहुजन आघाड़ी का समर्थन मिला था, वीबीए का समर्थन मिला था। इस बार वीबी और एमआईएम में गठबंधन नहीं हो पाया, तो इसका नुकसान इम्तियाज जलील को उठाना पड़ सकता है। इसका फायदा चंद्रकांत खैरे को मिल सकता है। अगली सीट की बात करते हैं, नागपुर की सीट। नागपुर की सीट मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जीत जाएंगे। जो उनकी इमेज रही है साफ सुथरी, जो उन्होंने काम किया है और नागपुर के लोगों के साथ उनका जो कनेक्ट है, उसे देखकर लगता है कि नितिन गडकरी फिर एक बार जीतेंगे। चंद्रपुर की सीट पर भी कांटे की टक्कर है। यहां से प्रतिभा धानोरकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। इनके पति पिछली बार यहां से सांसद चुने गए थे। जो एकमात्र सीट कांग्रेस ने पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में जीती थी वो ये सीट थी, लेकिन उनका निधन हो गया। तो प्रतिभा धानोरकर को टिकट दिया कांग्रेस ने और उम्मीद की जा रही है कांग्रेस की ओर से कि उस सहानुभूति का फायदा प्रतिभा धानोरकर को मिलेगा और वो जीत जाएंगी। यहां से बीजेपी के दिग्गज नेता सुधीर मुनगंटीवार, जो कि मंत्री भी हैं, वो चुनाव में उतारे गए हैं। लेकिन मुनगंटीवार का मामला कमजोर लगता है। खुद मुनगंटीवार चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। जब उनके नाम का ऐलान किया गया उसके 2-3 दिन पहले उन्होंने खुद ही बयान दिया था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो यहां से उनका मामला कमजोर है। अमरावती की बात करते हैं, नवनीत राणा यहां से बड़ा चेहरा है। तो ऐसा लगता है कि नवनीत राणा यहां से जीत जाएंगी। पिछली बार भी ये सांसद चुनी गई थी, निर्दलीय सांसद थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने हिंदुत्ववाद का मुखौटा पहन लिया, अपने आप को एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर पेश किया और इस बार भी चुनाव में जमकर हिंदू मुस्लिम हुआ। हाल ही में काफी उनकी नोकझोंक देखी गई ओवैसी के साथ में, 15 मिनट और 15 सेकंड पुलिस हटा लो वाली बयानबाजी हुई थी। तो एक तो नवनीत राणा, इनके पति जो हैं वो भी इलाके से विधायक हैं, इनका अपना भी जनाधार है और खुद बीजेपी का साथ मिल रहा है। तो ऐसे में नवनीत राणा यहां से जीत सकती हैं। फिर नासिक की सीट की बात करते हैं। नासिक की सीट पर जो सांसद हैं हेमंत गोडसे, 2 बार से हैं और इस वक्त एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में है। उनका मुकाबला उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के राजाभाऊ वाजे से है। तो यहां पर मुझे लगता है कि राजाभाऊ वाजे जीत जाएंगे। इसके पीछे एक प्रमुख कारण ये लगता है कि यहाँ के ग्रामीण इलाकों में जो एक माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी है, जो बीजेपी विरोधी माहौल है, उसका इनको फायदा मिल सकता है। क्योंकि किसान यहाँ पर काफी परेशान थे। मैं जहां जहां गया किसानों ने अपने तमाम मुद्दे बताए और खास करके प्याज पर जो बैन लगाया गया था वो एक बड़ा खेल कर सकता है यहाँ पर वो मुद्दा। और जो मराठा आरक्षण की बात है, मराठा वर्सेस ओबीसी,
वो फैक्टर भी यहाँ पर दिख सकता है जिससे राजाभाऊ वाजे को जीत मिलेगी। इसके अलावा छगन भुजबल खुद यहाँ पर महायुति से चुनाव लड़ना चाहते तो उनको टिकट ना देकर हेमंत गोडसे को टिकट दिया गया, तो भुजबल ने भी कोई सहयोग नहीं किया। हालांकि वो सबके सामने तो समर्थन जाहिर करते हैं, लेकिन जमीन पर जो है उनकी ओर से कोई खास प्रयास नहीं किए गए हेमंत गोडसे को जिताने के लिए, ऐसा देखा गया। तो यहां से उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार राजाभाऊ वाजे। अब आइए सोलापुर चलते हैं। सोलापुर में प्रणति शिंदे, भारत के पूर्व गृह मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं, वो यहां से जीत सकती हैं। इस बार उनका पलड़ा भारी है क्योंकि इस बार वंचित और एआईएमआईएम में गठजोड़ नहीं है। पिछली बार इसी दलित मुस्लिम गठजोड़ की वजह से सुशील कुमार शिंदे चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वैसा नहीं लगता है और प्रणति शिंदे चुनाव जीत सकती हैं, उसकी प्रबल संभावना है। अब मुंबई पर आ जाते हैं। मुंबई में जो नॉर्थ मुंबई की सीट है वो बीजेपी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वहां से चुनाव जीत सकते हैं। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई की बात करें तो यहां पर मुकाबला वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम और मुंबई कांग्रेस की प्रमुख वर्षा गायकवाड़ के बीच में है, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और निकम बीजेपी की ओर से हैं। तो यहां से निकम जीत सकते हैं। इसके पहले भी जो 2 चुनाव हुए उसमें बीजेपी की उम्मीदवार पूनम महाजन यहां से जीती थी। निकम का पलड़ा भारी है। अब साउथ मुंबई की बात करते हैं, दक्षिण मुंबई की सीट की। यहां से उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से अरविंद सावंत उम्मीदवार हैं, 2 बार से सांसद हैं। उनके सामने यामिनी यादव खड़ी की गई हैं एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की ओर से, लेकिन काफी लेट उनका नाम घोषित हुआ, प्रचार के लिए समय कम मिला। लेकिन उनके साथ एडवांटेज ये रहा कि बीजेपी का कैडर उनको समर्थन दे रहा है। लेकिन इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार एक अहम भूमिका निभाते हैं और हमने देखा कि तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की लहर थी। जो जानकारी मिल रही है कि मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के लिए वोट किया है। इसका फायदा अरविंद सावंत को मिल सकता है, अरविंद सावंत जीत सकते हैं। साउथ सेंट्रल की सीट, ये वो सीट है जिसके भीतर शिवसेना भवन आता है, शिवसेना का मुख्यालय आता है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का। यहां से 2 बार से सांसद हैं राहुल शेवाले, जिनका मुकाबला उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के अनिल देसाई से है। राहुल शेवाले का पलड़ा भारी नजर आता है, यहां पर राहुल शेवाले जीत सकते हैं। उनके अपने कैडर्स के अलावा बीजेपी के कैडर ने भी उनका साथ दिया है और ऐसे में यहां पर उनका पलड़ा भारी है। अब मुंबई के पड़ोस की 2 सीटों की बात कर लेते हैं। ठाणे की सीट मुख्यमंत्री का अपना घर है, जहां पर एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री का गढ़ है। वहां पर 2 बार से सांसद हैं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के राजन विचारे। उनका मुकाबला एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के नरेश मस्के से है। तो लगता है कि नरेश मस्के इस बार वहां से जीत जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने पूरी ताकत लगा दी है उनको जिताने के लिए और एक नाक का सवाल है एकनाथ शिंदे के लिए। अगर यहां से एकनाथ शिंदे हार गए तो काफी किरकिरी होगी, एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार हार गए तो। पड़ोस की सीट कल्याण की सीट है, जहां से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे चुनावी मैदान में उतरे हैं और 2 बार से सांसद रहे हैं, इस बार भी जीत जाएंगे। उनके खिलाफ कुछ ज्यादा लगता नहीं है कि उनके विरोधी उम्मीदवार आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं और ये सीट वो जीत जाएंगे, ऐसा नजर आता है। हालांकि जो स्थानीय बीजेपी कैडर था उसने शुरुआत में उनका जरूर विरोध किया था, लेकिन जब चुनाव प्रचार की बारी आई, चुनावी कैंपेन की बारी आई, तो उन्होंने साथ दिया। तो ये कुछ बड़ी सीटों की बात थी, हाई प्रोफाइल सीटों की बात थी। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि ये सारे अनुमान गलत निकल सकते हैं, ये पूरा मेरा आंकलन गलत निकल सकता है। 4 जून का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अच्छे चुनाव के गणितज्ञ, चुनावी पंडित प्रेडिक्शन में फेल हो जाते हैं। मैं तो एक अदना सा पत्रकार हूं। तो इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।